आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कल मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। 10 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। केंद्र सरकार ने कहा 60 करोड़ बचत बैंक जमा खातों पर कोई सेवा शुल्क नहीं। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति में हो रहा है लगातार सुधार। पिछले 36 घंटों में मिले कोरोना के 1,726 नए मामले। और राज्य में अब तक 87,000 से अधिक किसानों से की गई 55 लाख कुंतल से अधिक धान की खरीद। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान कल शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इन 7 विधानसभा सीटों पर 53.62% मतदान हुआ। छिटपुट वारदातों को छोड़कर कहीं से किसी अप्रिय घटना के समाचार नहीं मिले। मतदान के बाद ईवीएम मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच केंद्रों में भेज दिया गया। मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। जिन विधानसभा सीटों के लिए कल वोट डाले गए हैं वो हैं अमरोहा की नौगांवा सादात, बुलंदशहर टूंडला, उन्नाव की बांगरमऊ, कानपुर नगर की घाटमपुर, देवरिया और जौनपुर की मल्हनी। इस उपचुनाव के लिए 24,34,000 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें से 11,30,000 महिलाएं हैं। 7 सीटों के लिए 88 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 9 महिला प्रत्याशी हैं। सबसे ज्यादा 18 प्रत्याशी बुलंदशहर सीट पर हैं और सबसे कम 6 घाटमपुर सीट पर हैं। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान का दूसरा चरण 14 नवंबर बाल दिवस से शुरू होगा। अगले वर्ष 21 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान के दौरान महिला अधिकारों के साथ बाल अधिकार, कन्या भ्रूण हत्या, यौन अपराधों की रोकथाम और महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में 59,000 से अधिक ग्राम सभाओं के अंतर्गत 1,89,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदेश की 24 करोड़ जनता को मिशन शक्ति के उद्देश्यों के बारे में बताया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत 5 थीम निर्धारित की गई हैं। ये हैं बाल एवं महिला अधिकार, मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक परामर्श। दूसरी है कन्या भ्रूण हत्या। तीसरी महिला तथा बच्चों की तस्करी, बलपूर्वक भिक्षावृत्ति और बाल श्रम। चौथा घरेलू हिंसा और 5वां बाल विवाह। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनधन खातों सहित बैंक के 60 करोड़ बचत खातों पर कोई सेवा शुल्क नहीं लगता है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंक सेवा शुल्कों में वृद्धि कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि शुल्कों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस महीने से प्रतिमाह निःशुल्क नकदी निकालने और जमा करने की संख्या में कुछ बदलाव किए थे। इसके तहत हर महीने निःशुल्क नकद लेन देन की संख्या 5 बार से घटाकर 3 बार कर दी गई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बताया है कि उसने कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये बदलाव वापस लेने का फैसला किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अन्य बैंक ने हाल में कोई शुल्क नहीं बढ़ाया है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित सभी बैंकों को अपनी सेवाओं के लिए उचित, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से शुल्क लगाने की अनुमति है। सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों ने जानकारी दी है कि कोविड महामारी के मद्देनजर निकट भविष्य में सेवा शुल्क बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वो विद्युत बिल समय पर अदा करें, जिससे घाटे में चल रहे विभाग की स्थिति बेहतर होगी और उनको सस्ती बिजली देने का रास्ता प्रशस्त होगा। श्री शर्मा ने कल लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली घरों और आवासीय क्षेत्रों का दौरा करके उपभोक्ताओं से फीडबैक लिया और उन्हें समय से बिजली बिल जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बिजली कार्मिकों से कहा कि वो बकायेदार उपभोक्ताओं के घर जाएं और बकाये की धनराशि जमा करने का अनुरोध करें। उन्होंने कहा कि घर की बिजली काटना कोई अच्छा विकल्प नहीं है।
केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने देश में अच्छी गुणवत्ता के चावल का वितरण बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया है। पौष्टिक चावल वितरण से संबंधित समीक्षा बैठक में भारतीय खाद्य निगम से समन्वित बाल विकास सेवाओं और मिड डे मील योजना के अंतर्गत अगले वित्तीय वर्ष में देश के सभी जिलों में अच्छी गुणवत्ता के चावल की सरकारी खरीद और वितरण के लिए वृहद योजना बनाने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि देश के 112 चिन्हित जिलों के लिए अच्छे चावल की आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग लोक वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल से संबंधित केंद्र प्रायोजित प्रायोगिक योजना चला रहा है। इस योजना को लागू करने के लिए 15 राज्य सरकारों ने संबंधित जिलों की पहचान कर ली है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य आलोक कुमार के अनुसार पिछले 36 घंटों के दौरान 1726 नए मामले सामने आए और इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 22,538 है। कोरोना से ठीक होने की दर लगातार 92% से ऊपर बनी हुई है। पिछले 36 घंटों के दौरान 13 लोगों की मौत हुई और कोरोना से कुल मृतकों की संख्या 7,089 है। अब तक 1,53,79,085 नमूनों की जांच की गई है। प्रदेश में धान खरीद लगातार जारी है। अब तक 87,259 किसानों से 55,60,000 कुंतल धान की खरीद की गई है। इसी प्रकार सरकार द्वारा परसों 706 मीट्रिक टन मक्का की खरीद की गई। अब तक कुल 1,738 मीट्रिक टन मक्का की खरीद की गई है। प्रदेश सरकार ने प्याज की कीमत में और वृद्धि को रोकने और आम जनता को प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में प्याज की स्टॉक सीमा निर्धारित की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टॉक होल्डिंग पर अंकुश लगाने और बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। सरकार के आदेश के मुताबिक खुदरा व्यापारी 2 मीट्रिक टन तक प्याज का भंडारण कर सकते हैं, जबकि थोक व्यापारी अधिकतम 25 मीट्रिक टन तक प्याज रख सकते हैं। यह सीमा दिसंबर के आखिर तक लागू रहेगी। केवल आयातकों को ही इस सीमा से छूट रहेगी। प्रदेश सरकार जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपने ट्वीट में कहा है कि इससे पहले बीते 23 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने भी इस संबंध में एडवाइजरी जारी की थी। स्टॉक लिमिट लागू करने से पहले व्यापारियों को 3 दिन का समय दिया जाएगा। व्यापारियों को छंटाई और पैकिंग का काम 3 दिन में पूरा कर लेना होगा। उसके बाद स्टॉक की सीमा लागू होगी। प्रदेश के कुछ जनपदों में प्याज की कीमतों में अचानक आई उछाल को नियंत्रित करने के लिए ये प्रबंध किए गए हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। शिल्पकारों के उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए दीपावली के अवसर पर उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा लखनऊ के डालीबाग स्थित खादी भवन में एक मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला कल से 14 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम डॉक्टर नवनीत सहगल ने बताया कि मेले में गोरखपुर के टेराकोटा, आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी, खुर्जा के मिट्टी के बर्तन सहित विभिन्न जगहों के स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बार की दीपावली में उत्कृष्ट श्रेणी के स्वदेशी लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां तैयार करने के लिए शिल्पकारों को डाई, स्प्रे पेंटिंग मशीन, आधुनिक भट्टी और दिया मेकिंग मशीनें निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने बताया कि मेले में हिस्सा लेने वाले कारीगरों को निःशुल्क स्टॉल और आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। अखंड सौभाग्य का व्रत करवा चौथ आज प्रदेश भर में परंपरागत रूप से आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। व्रती महिलाएं शाम चंद्रोदय के समय मां पार्वती, भगवान शिव और श्री गणेश जी का पूजन अर्चन करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करती हैं और अपने सुहाग की लंबी उम्र, सुख, समृद्धि की कामना करती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए कल मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। 10 नवंबर को होगी वोटों की गिनती। केंद्र सरकार ने कहा 60 करोड़ बैंक जमा खातों पर कोई सेवा शुल्क नहीं। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की स्थिति में हो रहा है लगातार सुधार। पिछले 36 घंटों में मिले कोरोना के 1,726 नए मामले।
और राज्य में अब तक 87,000 से अधिक किसानों से की गई 55 लाख कुंतल से अधिक धान की खरीद। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।